शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में आज रहा बगैर कॉल हड़ताल का असर। लाल चौक और डाउनटाउन के इलाकों में हड़ताल से आम जिंदगी रही मुतासिर, दुकानें रहे बंद, ट्रांसपोर्ट रहा जारी। कश्मीर के बेशतर इलाकों में कामकाज मामूल के मुताबिक रहा रवां दवां। मुल्क भर में यौम दस्तूर के तौर पर तकरीबात हुई मुनाक़िद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में तकरीब से किया खिताब। कहा, खानदानी जमातें मुल्क की मुकम्मल जमहूरियत के लिए बड़ा मुश्किल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक खानदानी सियासत का बताया असर। दफा 370 की वापसी एक ख्वाब है। सियासी जमातें बेदार हो जाएं, लोग अमन से रहना शुरू करेंगे तो दर्जा रियासत की बहाली भी होगी। 6 मार्च से कबल ही हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद इलेक्शन भी होंगे। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान। और 370 की लड़ाई बीजेपी कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 370 की लड़ाई जीत कर ही दम देंगे। हम वो जमातें नहीं जो दुम दबाकर भाग जाएं। बीजेपी के बयान पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटवार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से बयान क्या आया और उस पर रद्द-ए-अमल किस तरह का आया है, काफी दिलचस्प है और ये बयान हम अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आज नेशनल डे भी मनाया गया है और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कुछ कहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले शहर के हालात की खबर जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत शहर की खबर के साथ। और शहर की खबर यही है कि आज कोई हड़ताल की कॉल नहीं थी शहर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि शहर श्रीनगर के अंदर सबसे मसरूफ तरीन इलाका लाल चौक के अंदर दुकानों की यह हालत। सुबह सुबह की ये तस्वीरें, दुकानें मुकम्मल बंद थे और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट किसी हद तक रमा दमा था, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो या निजी ट्रांसपोर्ट की बात हो। न सिर्फ लाल चौक के आसपास इलाके बल्कि जो डाउनटाउन के एरियाज हैं वहां पर भी बेशतर इलाकों में इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिली। हमने भी पता किया, हमने भी मालूम किया कि आखिर कॉल किसकी है। ना ही हुर्रियत की थी, ना ही किसी अलहदगी पसंद जमात की थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आज मुकम्मल बंद था। बंद से कबल ही आपको याद होगा कि कुछ सिविलियन हलाकतें भी हुई पिछले 1-2 महीने के अंदर और उसके साथ साथ मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में मिलिटेंट्स को भी मारा गया है। और हाल ही में जो हैदरपुरा का वाक़ा आया, तब से हम देख रहे हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल किसी हद तक तेज हो गया है। और उसके फौरन बाद ही श्रीनगर के रामबाग इलाके में भी जो है एनकाउंटर के दौरान या एक शूट आउट के दौरान पुलिस की जानिब से दावा किया गया कि 3 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। तो उसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल में फिर से कहीं ना कहीं तनाव आया और माना जा रहा है कि यह उसी सूरत हाल की अक्कासी है कि आज शहरी श्रीनगर के अंदर जो लाल चौक का इलाका है वहां पर हड़ताल देखने को मिली। लेकिन अगरचे शहरी श्रीनगर के कुछ इलाकों में हड़ताल देखने को मिली, लेकिन वादी के बेशतर इलाकों में ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बहाल था और उसके साथ साथ जो बाकी सरगर्मियां हैं, जो कामकाज था, वो मुकम्मल तौर पर रमा दमा था। चलिए नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को पूरे मुल्क के अंदर यौम दस्तूर के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। यौम आईन अगर हम कहेंगे तो यौम आईन के तौर पर भी इस दिन को मनाया जा रहा है। तो इसी दिन की मुनासबत से आज भी तकरीबात हुई, लेकिन तकरीबात से पहले आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहेंगे कि जो नेशनल लॉ डे के तौर पर भी इस दिन को मनाया जा रहा है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को भारत के आईन साज असेंबली ने हिंदुस्तान के आईन को बनाया था और फिर ये 26 जनवरी 1950 को नाफिजुल अमल हुआ। लेकिन जो हिंदुस्तान की आईन साज असेंबली है, उन्होंने इस आईन को या
जो हिंदुस्तान का आईन है उसे अडॉप्ट किया था 1949 में ही और तारीख थी 26 नवंबर। तो इसका मतलब है कि उसके सिर्फ 2 माह बाद ही इससे बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल किया गया है और पूरे मुल्क के अंदर इस आईन को मनाया गया है और यहां पर नाफिज किया गया है। तो तब से ही लेकर इस दिन के हवाले से जो तारीख है वो रकम हो गई है। ये दिन मनाने की रिवायत जो है वो साल 2015 से शुरू हुई, यानी उस दिन से पहले इसे यौम आईन के तौर पर नहीं मनाया जाता था, बल्कि ये दिन साल 2015 से मनाना शुरू हो गया है। मरकजी हुकूमत ने, जो मरकजी सरकार है नरेंद्र मोदी की, उनकी जानिब से यह फैसला लिया गया है और उनने इस सिलसिले में 19 नवंबर साल 2015 को एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26 नवंबर को हर साल यह दिन यौम दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है और तब से लेकर आज तक यह दिन यौम दस्तूर के तौर पर मनाया जा रहा है। यानी 15 से लेकर साल 2015 से लेकर आज तक इसे यौम दस्तूर के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि इस दिन को यौम दस्तूर के साथ साथ नेशनल लॉ डे यानी जो कानून का कौमी दिन है उसके तौर पर भी मनाया जाता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ अभी शेयर की है। लेकिन इसी दिन की मुनासिबत से आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक तकरीब भी मुनक्कद हुई और इस तकरीब में यहां पर वजीर आजम भी थे और उसके साथ साथ सदर हिंद भी थे और मरकजी काबीना के कई सारे वज़रा भी यहां पर मौजूद थे और बात वज़ीर आज़म कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने कई चीजें कही हैं। जब जमहूरियत की बात आती है, आइन की बात आती है, तो वज़ीर आज़म ने इन सारी चीजों को खानदानी सियासत के साथ भी जोड़ा और उन्होंने कहा कि खानदानी सियासी जमातें आइन जो कहता है उसके खिलाफ है, ये वज़ीर आज़म कहते हैं। और यह मसला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का इशारा यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और मरकज में कांग्रेस और उसके साथ साथ दीगर कई जमातें होंगी जिसमें अखिलेश यादव की भी जमात शामिल है, तो उनकी तरफ वज़ीर आज़म का यह इशारा था। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खानदान चलाता रहे वो मुकम्मल जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आइन जानने वालों से गुजारिश है कि वो इस ज़िम्न में बेदारी आम करें। यानी आज जमहूरियत या उसके साथ साथ जो आइन का कौमी दिन था, इसकी मुनासबत से जो मैसेज वज़ीर आज़म कर रहा है उस मैसेज में उनकी जो मुखालिफ जमातें हैं या अपोजिशन जमातें हैं वो यहाँ उनकी हद पे तनकीद जो है उसका निशाना रहे। तो इस तरह से इन ख्यालात का इजहार आज की इस तकरीब में वज़ीर आज़म ने किया। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी
बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था। जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बीड़ा उठाया था कि वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए। और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे, लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने। नाज़रीन, अशोक कौल जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा चेहरा है। इनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज उनसे हमारे नुमाइंदों ने कुछ सवालात पूछे और सवाल यही पूछा कि डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट पे अभी तक नहीं आया और वजीर आजम की जानब से यह ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे और डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन पब्लिक के अंदर एक नया ओपिनियन पैदा हो गया है, वो ये कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर इसे डिले करा रही है। और साथ ही साथ उनसे यह भी सवाल किया गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जानब से भी ये डिमांड है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाए। तो उसमें अशोक कौल ने कहा कि 6 मार्च से पहले हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट आने के बाद ही इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने 370 के हवाले से भी कहा, क्योंकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी इलाकाई जमातें बार बार अपने जलसों में ये तक कह देते हैं कि 370 सूद समेत वापस आ जाएगा। कुछ ये भी कहते हैं कि मुल्क के आईन पर और उसके साथ साथ मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर उन्हें भरोसा है और उस भरोसे से उन्हें लगता है कि जो इसकी आईनी हैसियत है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल हो जाएगी। और इस तरह की बातें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही हैं। लेकिन अशोक कौल का कहना है कि जो पार्टियां इस तरह का भरोसा आवाम को दे रही हैं वो दरअसल सपने में है, यानी ख्वाब में है। उर्दू में बोले तो ख्वाब में है। उन्होंने कहा कि 370 की वापसी एक सपना है और पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो ये सपना देखना छोड़ दे। उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग अमन से रहना शुरू करेंगे तो दर्जा रियासत जम्मू कश्मीर का बहाल हो जाएगा। अशोक कौल ने मजीद क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कि भाई चुनाव यहाँ जल्द होने चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद ही तो चुनाव होगा ना। 90 सीटें बनानी है, हमारी 83 सीटें रह गई थी, 4 लद्दाख की कट गई थी। अब 83 से हम 90 सीटों पर आ गए हैं, तो ये 7 सीटें कौन सी होगी, कहाँ होगी, कैसे इसकी डिलिमिट होगा, ये सब होने के बाद जो ही ये 6 मार्च से पहले समाप्त होगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया जो है ये शुरू होगी। जो ही यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, किलिंग्स खत्म हो जाएंगे, सिलेक्टिव किलिंग्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ लोग अमन से रहना शुरू करेंगे तो स्टेटहुड बहाल की जाएगी। सर, अमन की बात आपने की सर, लेकिन अमन जो अभी नहीं दिख रहा है सर। आप देखें जो यहाँ पे फिर से जो हड़ताल और जुलूस वो स्टार्ट हो गया, आज़ादी के नारे भी लग रही है। आप सर क्या कहना चाहेंगे सर?
नहीं, ये कुछ लोग हैं जिनको, जैसे मैंने कहा कि सारे देश भर में ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं देखना चाहता है। वो यहाँ इंट्रिग करके इस प्रकार के काम करवाते हैं, और हम तो यही कहेंगे ऐसे सब लोगों से कि वो। चलो नाज़रीन, अशोक कौल जो कहते थे उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का रिएक्शन आया। महबूबा मुफ्ती नहीं बल्कि इफ्रा जान, जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें कहते हैं कि 370 वापस नहीं आ सकती है, ये ख्वाब है, ये बाकी चीजें हैं, वो उन्हें ये दलील ना दें, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट के अंदर ये केस नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को लड़ रहे हैं, यानी 370 का केस लड़ रहे हैं। इफ्रा जान ने जब गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसी जमातें उन्हें इस तरह का मशवरा देना बंद करें, हम जानते हैं कि ये लड़ाई कैसे लड़नी है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई जीत कर ही वो दम लेंगे। इफ्रा जान क्या कहती हैं, आइए उन्हीं की जुबानें सुनते हैं। आर्टिकल 370 की जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही है, जो मीडिया पे चल रही है, जो पब्लिक डिस्कोर्स में हो रही है, उस लड़ाई से हम पीसफुली और डेमोक्रेटिकली पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको लगता है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आपसे मेरा मतलब है बीजेपी की सरकार को, अगर बीजेपी की सरकार को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन पार्टियों की तरह है जो जिसको आपने पैसे दिखा दिए, जिसको आपने कुछ ख्वाब दिखा दिए, जिसको आपने खरीद लिया और हम लोग आर्टिकल 370 छोड़ देंगे, पीएजीडी से निकल जाएंगे, कह लेंगे हम आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहे हैं, देन यू। चलिए, 370 वाले हिस्से पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रिएक्शन दिया, लेकिन पीडीपी ने उस हिस्से पर अपना रिएक्शन दिया जिस हिस्से में डिलिमिटेशन की बात अशोक कौल ने की थी, क्योंकि अशोक कौल ने कहा कि 6 मार्च से पहले हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन पीडीपी के तर्जुमान की जानिब से, यानी नजमुल साकिब पीडीपी के तर्जुमान है, उनकी जानिब से इसका रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन के काम और रिपोर्ट की तारीख जब बीजेपी से पता चल जाए तो उससे कमीशन के आजादाना और इख्तियारात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी शदीद नवेद के जो इल्जामात है वो पीडीपी की जानिब से अब भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं और डिलिमिटेशन कमीशन के कामकाज को लेकर भी उठाए गए हैं। उनका मानना है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो एक आजादाना कमीशन है उसकी जो दलील है, उसकी जो तारीख है रिपोर्ट जारी करने की या बाकी काम मुकम्मल करने की, वो एक सियासी जमात दे, न कि कमीशन खुद दे। इसी तरह से नजमुल साकिब ने इसके इख्तियारात और इसके आजादाना यानी इंडिपेंडेंट होने पर सवालात खड़े किए हैं। जहां तक बात 370 की है, 370 हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ लड़ाई है। हमारी लड़ाई जमहूरियत की बहाली की लड़ाई है। अगर 370 फेट अकॉम्प्लाई है तो ये सुप्रीम कोर्ट में दूर, ये डर क्यों रहे? चलो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील का भी इसी पर रिएक्शन आया है, यानी उन्होंने भी जवाब दूसरे शब्दों में कहे या दूसरे अल्फाजों में कहे तो अशोक कौल को ही दे दिया। अब्दुल गनी वकील जम्मू कश्मीर के अंदर साबिका वजीर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी इनकी वाबस्तगी रही है, लेकिन आजकल पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी सज्जाद गनी लोन के साथ इनका ताल्लुक है। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। लीडर कह रहे हैं कि भाई ये ख्वाब नहीं देखना चाहिए, दूसरा लीडर कह रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का वेट करना चाहिए, तो इनको खुद ही तजाद है। लेकिन जहां तक हम मानते हैं, हम ये मानते हैं कि आर्टिकल 370 एक ब्रिज था जम्मू कश्मीर और मुल्क के साथ, और इस ब्रिज को मिसमार किया गया जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की दूरी जो है वो बढ़ गई मरकजी सरकार से, मुल्क से। बल्कि इसका जो एब्रोगेशन जो हुआ, इसका ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू को ज्यादा हुआ, कश्मीर को भी हुआ। कुदरती यहाँ के सेंटिमेंट्स मशहूर। चलो नाज़रीन, सियासत तो आपने देखी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात का तरफ भी हम रुख करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि एनरोलमेंट ड्राइव जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई है। जब हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि एनरोलमेंट ड्राइव के नाम पर तकरीबात मुनक्कद होती हैं। न सिर्फ तकरीबात बल्कि अब बाज़ाब्ता तौर पर रैलीज भी निकाले जाते हैं।
रैलीज में जो प्ले कार्ड्स है वो भी इनके हाथों में होते हैं। और अपील उनकी जनरल पब्लिक से यही है, स्टूडेंट्स से यही है कि वो सरकारी स्कूलों के अंदर आ जाए और एनरोल हो जाए। यहाँ पर मुफ्त तालीम है, मुफ्त किताबें हैं, मुफ्त टीचिंग है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों से इस्तिफादा जो है वो हासिल किया जाए। तो इस तरह से ये ड्राइव आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोने कोने में जारी है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बाज़ाब्ता तौर खुद भी इस ड्राइव को मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें शरीक हो रहे हैं। और स्कूल एजुकेशन का ये दावा भी है कि उन्होंने कई सैकड़ों लोगों को, कई सैकड़ों जो तालिब इल्म हैं उन्हें एनरोल कराया है और उन्होंने क्रेडिट इसी मुहिम को दी है। लेकिन बच्चे आखिर क्यों सरकारी स्कूलों से दूर है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि जो बच्चे जिन्हें आप एनरोल कराने के लिए मदऊ कर रहे हैं, उन्हें दावत दे रहे हैं, वो क्यों आपके स्कूल में जाए, सरकारी स्कूल में जाए? क्या वहां पर वो फैसिलिटी है जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है? क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वहां की जो इंतजामिया है उन्हें एनरोलमेंट ड्राइव चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों जरूरत नहीं पड़ती है? क्योंकि वहां पर स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डेवलप हुआ है। साबिका सदर अमेरिका ट्रंप को भी जब हिंदुस्तान आना था तो उन्हें दिल्ली के स्कूल ही दिखाए गए। तो क्या जम्मू कश्मीर के स्कूल उस नवीयत के बन चुके हैं कि अगर अमेरिका का सदर यहां पर आ जाए और उन्हें आप दिखाएं, क्या उस काबिल है? नहीं, बल्कि उन बच्चों को भी आप वो स्कूल दिखाने के काबिल नहीं है। कुछ डेटा के साथ हम आपके रूबरू यहां पर हैं। स्कूल में बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचा होना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक सर्वे के मुताबिक जो साल 2020 में कराई गई है उसके मुताबिक 23,747 स्कूल काम कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर का बता रहा हूं। और कश्मीर के अंदर ही सिर्फ 12,252 स्कूल काम कर रहे हैं, जबकि जम्मू सूबे के अंदर 11,495 स्कूल है। और इन स्कूलों का जब हम तस्करा देखते हैं तो टॉयलेट फैसिलिटी कितनों में है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कहां पर है, बेंच फैसिलिटी कहां पर है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी कितने स्कूलों में है, इसी हवाले से हम आपको तफसील के साथ बताएंगे जो ये सर्वे बता रही है। और इस सर्वे के मुताबिक 6,351 स्कूल अभी भी कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हैं, यानी 6,351 स्कूल ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट फैसिलिटीज की नहीं है, वॉशरूम नहीं है वहां पर गर्ल्स के लिए। और 8,098 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बॉयज के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो लगभग 14,000 के आसपास ऐसे स्कूल हैं आउट ऑफ 23,000 स्कूल्स जहां पर लगभग ये टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बेशतर स्कूलों में नहीं है। तो इस तरह से बाकी जो निज़ाम तालीम है या असातिज़ा है वो रेशो भी अभी ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये परेशानी बहुत जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट का जो टाइम है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। वहां पर क्या कुछ हो रहा है और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लेकिन हम आपको ले चलेंगे यूपी। लेकिन मुझे आप दीजिएगा इजाजत स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की, इसी वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। परिवारों के पास अपने आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना या श्रम विभाग की आवास योजना से मैं आच्छादित करके